नमस्कार दोस्तों। अभी एमपीपीएससी के द्वारा जो कुछ स्पेशल पेपर लिए जाते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम अगस्त में आने वाला है, या फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम ले लें, या इस तरह के जो भी जैसे माइनिंग ऑफिसर का, माइनिंग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आने वाला है, सबका पार्ट 1 एमपी जीके से ही संबंधित है। और एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन योजनाओं से संबंधित आते हैं। थोड़े से आजकल अभी आप पिछले कुछ एग्जाम से देख रहे होगे तो विस्तार में पूछने लगे, वन लाइन फैक्ट से अंदर जाने लगे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। 2 सेशन में अपन इसको कंप्लीट करेंगे योजनाओं को। मोटा मोटा माने तो लगभग 50 के आसपास योजनाएं कवर हो जाएंगी 2 अलग अलग सेशन में। पहले वाले में आज भी हम 25 के आसपास योजनाएं कवर करेंगे और सेकंड में भी। आपको ये भी समझ पड़ेगा कि एक्चुअल कहाँ से पढ़ना है, क्या अप्रोच पे पढ़ना है, क्या योजनाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब चीज़ें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा। नीचे कमेंट जरूर लिखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है प्रश्न, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन और स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना। ये बिल्कुल सही है। क्यों है ये भी हम बात करेंगे क्यों है। दूसरा, योजना का प्रारंभ करने की घोषणा 26 जनवरी 2023 को की गई थी। ये गलत है। यह योजना 15 मार्च 2023 को शुरू की गई। ये सही है। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये सही है। अब पहले तो समझ लें जो गलत है वो क्यों है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कुछ डेट अगर आपको याद नहीं है तो आप नियर बाई डेट के आसपास ज्यादा जाके आंसर तक पहुंचते हो, जो कि बहुत खतरनाक हो जाता है। जैसे 1 नवंबर, 25 दिसंबर, 26 जनवरी। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो सही होगा, 26 जनवरी को ही करी होगी घोषणा। तो यहाँ अगर हम इसमें जाएं नीचे, तो हमारे हर आंसर को यहाँ पर मिलेगा। पहला तो ये दिख रहा होगा कि ये ऑफिशियल वेबसाइट, जो अगर कहा जाए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना है। नीचे लिखा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। नीचे ये लाइन भी याद रखना, सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश। ये लाइन भी याद रखना। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा 28 जनवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसको लागू किए जाने की घोषणा की थी। तो क्यों गलत हुआ वो है। अब अपन एक एक पे बात करते हैं। पहला, जैसे कहा कि भाई इसका जो उद्देश्य है योजना का वो है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन से जोड़ना, जो हमने पहला ऑप्शन यहाँ पर रखा कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस टू वुमेन एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लेवल। तो ये क्यों है। तो अगर आप इस योजना का ओरिजिनल ये रिसर्च पेपर देखें, यानी ओरिजिनल जो ये नोटशीट है, इसको अगर आप ध्यान से देखें 2023 की है, तो इसमें पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, अभी यही सर्वेक्षण चलेंगे अभी आने वाले 2 साल, आपको यही आंकड़े काम में आएंगे, के अनुसार 23% महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स, मानक बॉडी मास आप समझते हो बीएमआई बोलते हैं, कि भाई जो आपकी हाइट है और जो उसके अनुरूप आपका वेट कितना होना चाहिए, उससे कम है। दूसरा, वो ये बता रहा है कि ये क्वेश्चन भी आते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन क्यों पूछ ले, तो ये योजना के अंदर ही है ना। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 15 से 49 वर्ष आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर, क्योंकि ये वो समय है, आइडियल केसेस में बात करें पीरियड वाली अवस्था होती है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाना, उसके कारण कई चैलेंजेस होते हैं। उसके कारण प्रसव के दौरान कई बार महिला की मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको दिख रहा है एनीमिया बहुत खतरनाक चीज है, उसको कम करने के लिए कोशिश कर रही है। तो 54.7% बहुत बड़ा फिगर है, आप समझ सकते हैं। तीसरा जो है वो इसको, यानी हमको दिख रहा है कि इनके ऊपर काम करना है, तो हम अगर उनको आर्थिक रूप से सहायता करें, जैसे पहले 1,000 अब 1250, कहीं ना कहीं वो अपने लिए न्यूट्रिशन वगैरह के लिए थोड़ा सा कर सकती हैं। ये एक चीज अपने को दिख रही है। दूसरा, अगर हम यहाँ नीचे एक रिपोर्ट में देखें, तो भारत में महिला एवं पुरुष वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट आपको दिख रही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल्स एंड प्रोग्राम। इसमें लिखा हुआ है कि जब हम मेन पावर की, या अगर कहा जाए लेबर फोर्स की बात करते हैं, कि काम करने वाली जो सहभागिता दर है उसकी बात करते हैं, तो गांव में जो आपको श्रम बल है उसमें दिख रहा है कि 57% पुरुष अगर है, तो महिलाओं का परसेंट केवल 23 है उसमें। यानी अगर हम 100 लोगों को देखें और उसमें से श्रम में लगे हुए लोग कितने हैं, तो पुरुष लिस्ट बनाए तो हमारे पास 57.7% पुरुष आ गए। ये कहीं ना कोई श्रम में लगे हुए हैं, और महिला आ गई 23%, यानी उनकी भूमिका भी कम है। शहर में और आंकड़ा कम हो गया, 13.6 हो गया। इसको आगे लाना है, वो कैसे होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप लाएं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें, स्टार्टअप स्टैंड अप जैसी जो स्कीम्स हैं, ठीक है, उनमें महिलाओं को आगे लेकर आएं। स्व सहायता समूह से उनको खुद को रोजगार अवसर सृजित कराने के लिए काम करें।
तो आज अगर 5 महिलाएं हैं, सोचो ऐसे समझ लो, 5 महिलाएं, उनको पांचों को अचार और पापड़ बनाना आता, लेकिन पैसे नहीं है। अब लाडली बहना से ही आपने 1250 रुपये एक एक को दे दिया। अपन सोचे कि एक एक ने 500-500 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन किया एक महीने का, और 10 महिलाएं अगर सपोज मान के चलिए, तो 5,000 रुपये होते हैं। और 5,000 रुपये से इनिशियल कच्चा माल लेकर वो एक स्व सहायता समूह के रूप में अपने पापड़ अचार जो है वो फुटकर बाजार हाट में बेचकर अपनी आजीविका बेहतर सृजित कर सकते हैं, जिनको अपन माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। यानी माइक्रो फाइनेंस ऐसे ही फाइनेंस होते हैं। ये भी एक जो है वो, तो इन आंकड़ों को भी याद रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर के केवल एक लाइन पढ़ ली, लाडली बहना 1,000 रुपये मिलते थे अब 1250 हो गए, खत्म, इतने में काम नहीं चलेगा। जो ये डाले जाते हैं, ये क्यों डाले जाते हैं? तो 28 फरवरी 2023 को घोषणा की गई, 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ये था। अब सरकार ने बढ़ाकर जो है वो उसको 1250 रुपये कर दिया। ठीक है, नीचे दिया हुआ है महिला के बारे में कि कौन कौन महिला इसमें लाभ ले सकती है। तो विवाहित महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा, परित्याग महिलाएं ले सकती हैं। कुमारी यानी युवतियों को सरकार ने घोषणा तो करी थी कि हम इनमें शामिल करेंगे, लेकिन आज तक वो ऐसा हुआ नहीं। तो वो जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन है। केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए ही है, ये ध्यान रखिएगा ना, मध्य प्रदेश के अलावा बाहर के राज्यों की महिलाओं के लिए ये नहीं है। और उन महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक हो, यहाँ पर मतलब अधिक ना हो से जो अगर कहा जाए, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे, आयकर दाता पात्र नहीं होंगे। तो ये पहला आपको समझ पड़ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। दूसरे क्वेश्चन की ओर आ सकते हैं यहाँ से। यानी इसमें आपको देखो, एक तो वुमन से संबंधित कुछ आंकड़े मिल गए जो पूछ सकते हैं। अब यही प्रश्न आ जाएगा कि शहरों में महिलाओं की जो है वो श्रम बल में सहभागिता का प्रतिशत लिखिए। अब दिमाग खराब हो गया, कहाँ से पूछ लिया? यहीं लिखा हुआ है ना, वहीं से तो पूछा, और कहाँ से पूछा। फिर दूसरे पे आते हैं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति वित्त पोषण योजना के तहत जनजाति युवाओं को आजीविका, स्वरोजगार और नवाचार, 3 चीजों के लिए, यानी उनके लाइवलीहुड को कैसे बेहतर करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे लाएं, इनोवेशन में कैसे वो आगे आए। जो परियोजनाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये लोन नहीं है, जो परियोजना है प्रोजेक्ट है। क्योंकि आप सोचोगे किसी एक पुरुष को 2 करोड़ रुपए का लोन मिल जाए, वो नहीं है, ये परियोजना हेतु वित्त पोषण है, वर्ड अलग है यहाँ पर। तो आंसर है इसका 2 करोड़ तक। कैसे है? तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, अनुसूचित जनजाति एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी टेस्ट सीरीज है, आप अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगी, वो तो इसलिए लगा दिया है। तो यहाँ आपको दिख रहा है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष वित्त पोषित योजना, 2 करोड़ तक का ऋण मिल रहा है। कहाँ कहाँ मिल रहा है, क्या क्या? तो आप दिख रहे हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी, इनके लिए। अब इसको समझने के लिए देखिए, पीछे जाइए थोड़ा सा। 6 सितंबर 2022 को याद कर लीजिए। इस दिन यानी जब इससे पहले वाली सरकार थी, श्री शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, तो जनजातीय क्षेत्र से जो युवा हैं उनको मेन स्ट्रीम में हम कैसे लाएं, तो 3 योजनाओं की घोषणा 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट ने की थी। यहाँ पर आपको दिख रही है, तीनों योजनाएं अलग अलग हैं। पहली योजना थी भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, 1 लाख से 50 लाख तक का इसमें ऋण मिलता था। दूसरी थी टंटिया मामा योजना, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का। और तीसरी जो है वो वित्त पोषण वाली। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अगर भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का कोई लाभ लेना चाह रहा है और कोई वो व्यवसाय से जुड़ रहा है, ध्यान समझिए, कोई व्यवसाय से जुड़ रहा है, तो उसको 1 लाख से 25 लाख तक का। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है कि यार मैं खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दूं, कोई स्टार्टअप शुरू कर दूं, कोई प्लास्टिक का सामान बनाने लगूं, या कोई इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहूँ, तो 50 लाख तक का ये मिलेगा। सेम अगर ये ना लेना चाहे, तो भगवान बिरसा मुंडा की जगह अगर आप देखेंगे तो टंटिया मामा, तो टंटिया मामा में अगर स्वरोजगार से कोई जुड़ना चाहता है, तो 10,000 से 1 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो मिलेगा। वो भी जो है अगर उसके ऊपर भी ग्रांट या अनुदान मिलेगी। और तीसरा जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर वित्त पोषित योजना, इसमें 2 करोड़ तक का जो है अगर कहा जाए ऋण मिलेगा, लेकिन वो किसी परियोजना के लिए, कोई प्रोजेक्ट आपके पास है ऐसा, क्या भाई कृषि, पशुपालन, मत्स्य में हम कुछ करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको मिल सकता है। तो ये 3 योजनाएं 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट ने डिसीजन लिया, बढ़िया। तब से जो है योजनाओं को जो है वो अगर कहा जाए काम कर रही हैं। फंड कहाँ कितना मिलेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रश्न आपको समझ पड़ गया होगा, सरल था, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 ये योजना और एक ये, यानी ऐसे देखो, आप सोचोगे यहाँ 15 क्वेश्चन हमने लिए, तो 15 योजना नहीं, यहाँ कम से कम 30-40 योजना कवर करेंगे। तो यहाँ आपको समझ पड़ा कि हाँ ये 3 योजनाएं इससे लिंक हैं, इनको किस नाम से, और नाम जरूर याद रखिएगा। अगर नाम का आपको नाम पूरा पूरा एग्जैक्ट याद होना चाहिए, क्या है वहां पर। फिर अगला है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं और उनके प्रारंभ वर्षों
प्रारंभ वर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं? उषा किरण योजना 2007, उदिता योजना, महिला मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2007, समेकित बाल विकास योजना 1992। तो पहले तो चारों समझा देते हैं क्या है। देखो, उषा किरण योजना कैसे याद रखना। एग्जैक्टली उषा किरण योजना लेकर आए थे डोमेस्टिक वायलेंस से जो है वो महिलाओं को बचाने। अब इतना तो सभी को मालूम है कि जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो एक्ट है 2000 मेनली 5 का, और उसके रूल बने थे 2006 में। यानी उसका जो नियम बना डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। अब जब डोमेस्टिक वायलेंस से महिला और बच्चे, बच्चे मतलब 18 साल तक के, यानी कौन उषा किरण योजना का लाभ लेगा? महिलाएं तो लेंगी लेंगी, किसी भी एज ग्रुप की हो, पर 18 साल तक के बच्चे भी उषा किरण योजना के अंतर्गत आएंगे। तो वहां अगर आपको देखिए, कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट चीज याद हो, लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ बुनियादी, जैसे अगर किसी को ये याद है कि यार उषा किरण योजना डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी हुई है, और उसे ये याद है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो एक्ट है यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना था, तो नो डाउट योजना 2005 के पहले तो बनी नहीं सकती, 2005 के बाद ही कभी योजना जो है वो बनी होगी, ऐसे अपन लिंक कर सकते। तो उषा किरण योजना हम लेकर आए 2007 में, 1 अप्रैल 2007 को सरकार, क्योंकि 2006 में नियम बनाए इसके डोमेस्टिक वायलेंस के, उसके तहत जो है वो इस योजना को लाया गया कि भाई किसी महिला के साथ कोई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से, ठीक है, या आर्थिक रूप से कहीं कोई अगर उसका शोषण हो रहा, बच्चों का इस तरह से शोषण हो रहा, तो उनसे हम उसको कैसे पीड़ित को बाहर निकालेंगे। कहाँ, जैसे आज आपको मालूम होगा कि वो डायरेक्ट जैसे पुलिस स्टेशन में कैसे आवेदन करेगी, या वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर हम चल रहे हैं, उदिता से लिंक है, एक ही जगह सब सुविधाएं मिल जाएंगी। किसी महिला के साथ अगर कोई घटना घटी तो उसको अलग अलग नहीं जाना है, वन स्टॉप क्राइसिस, वहीं जांच हो जाएगी, वहीं एफआईआर दर्ज हो जाएगी, भले वो 0 एफआईआर दर्ज हो जाए। जैसे किसी महिला का ग्वालियर में कोई अपराध हो गया, भोपाल में, तो वो 0 एफआईआर यहीं दर्ज होगी, यहाँ से फिर जो है वो केस डायरी ट्रांसफर कर देंगे। ये भी है महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में। कभी आपको जितनी भी गर्ल्स इसको सुन रही हैं, भारत के किसी भी कोने में आप, अगर कोई घटना दुर्घटना घटती है तो वहीं आप अपराध कर सकते हैं, और वो फिर केस जो है यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, 0 एफआईआर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ये बात है, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है। तो उषा किरण योजना अपने को ऑलमोस्ट समझ पड़ गया कि डोमेस्टिक वायलेंस से कैसे बचाएगी। सीधी सी बात है, डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं से संबंधित है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग ही इस योजना का क्या कर रहा है? संचालन कर रहा है, यानी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है, कोई पूछेगा तो यही है यहाँ पर। दूसरी जो योजना हमने ली है उसमें वो है उदिता योजना। उदिता योजना एक्चुअली अगर कहा जाए सैनिटेशन से संबंधित, महामारी के दौरान अगर सही जानकारियां दी जाएं, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जानकारी का अभाव, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे हम शर्म और संकोच के कारण बात नहीं कर पाते, और उसके कारण कई तरह के जो है वो, जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन है या यूटीआई इन्फेक्शन, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो होती हैं गर्ल्स को। और अब आप टीवियों में तो देखते हैं, आश्चर्य की बात है कि फिल्मों में हम, फिल्म शुरू होती है तो अक्षय कुमार का वो पैड वाला ऐड जरूर देखते हैं कि वो सिगरेट पीने वाला, बट अपने जीवन में उसके ऊपर बात करने में शर्म और संकोच करते हैं। आज भी किसी मेडिकल स्टोर पे पैड देते समय वो बकायदा उसको कागज में लपेटेगा, और फिर उसको एक काली कलर की पॉलिथीन में, मतलब कोई ऐसी चीज ले जा रहा है जो बहुत खतरनाक है, ऐसा सोचते हैं, जबकि वो जीवन से जुड़ी हुई चीज है, वो स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो सरकार ने क्या करा, उदिता योजना लेकर आई। उदिता योजना में हम दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक है जो किशोरियों के लिए, तो लगभग आप एक आइडियल मानिए कि 11 साल की जो एज होती है, इसमें पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और लगभग अपन 45 साल तक इसको मान लें। तो 11 से 18 की किशोरियों को एक उसमें कैटेगरी में रखा, और फिर 19 साल से आगे लगभग 45 से 49 तक का जो वार्ड है, आइडियल केसेस में 49 तक महिलाएं लाभ लेती, पर 45 है इसमें, उनको हम इसमें सैनिटेशन, साफ सफाई, मासिक धर्म के समय क्या प्रबंधन करना है, कैसे स्वच्छता रखना है, कौन सी चीजों का उपयोग करना है, यहाँ पर उस समय की जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे बाहर निकलना है, इन सब को उद्देश्य मानकर भारत सरकार ने मई 2015 में, आप एग्जैक्ट डेट याद रखोगे तो 19 मई याद रखिएगा, 19 मई 2015 को ये उदिता योजना जो है वो, मेरे मुंह से भारत सरकार निकल गया, उदिता योजना मध्य प्रदेश शासन ने शुरू कर, और महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो इसको मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो शुरू कर रहा है। आज मध्य प्रदेश के सभी जिलों में योजना, आज अगर 55 जिले हैं तो 55 में है। अगर कोई महिला अगर कहा जाए योजना के बारे में जानना चाहती है, उसको इस तरह की चीजें जैसे पैड ही है चाहिए, तो आंगनवाड़ी से संपर्क कर सकते हैं।
जिम्मेदारी नहीं है तो आप संबंधित अधिकारी को शिकायत करिए कि भाई हमको, जो अगर कहा जाए गांव में जैसे कोई महिला है उसको लगता है कि भाई पैड और अन्य चीज़ों की सहायता हमको चाहिए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आंगनवाड़ियाँ बनाई गई हैं इसलिए कि वो हेल्प करें। तो ये याद रखना है। तीसरा है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। तो ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2007 से काम करी, लेकिन ये महिला एवं बाल विकास विभाग की नहीं है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आपको जाना पड़ेगा, मतलब चलो वो तो खैर अभी अलग से मैं बताऊंगा लाडली लक्ष्मी के बारे में यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये ये होगी लाडली लक्ष्मी योजना, तो ऑलमोस्ट सबको मालूम है 2007 से। समेकित बाल विकास जो योजना है या आईसीडीएस प्रोजेक्ट है, जिससे आज आप पीएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें जो सीडीपीओ की पोस्ट होती है, वो पोस्ट की कहानी का भी इसी से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली क्या हुआ कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसी समय भारत में समेकित बाल विकास परियोजना शुरू की गई थी 75 में। 50 साल हो रहे हैं इसको, इसलिए क्वेश्चन बनेगा। उद्देश्य था कि आंगनवाड़ियों के माध्यम से जो किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, जो फीडिंग कराने वाली माताएं हैं, उनको, यानी धात्री माता, गर्भवती महिला, ठीक है, किशोरी, इनको हम कैसे बुनियादी जो है वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं, इसके लिए ये योजना शुरू करी। और इसी के तहत जो है अगर कहा जाए आंगनवाड़ियां काम कर रही। तो आज सभी इसका लाभ ले सकते हैं। बच्चों में 1 साल से 18 साल तक के, यानी 0 to 18 तक के सभी बच्चे भी इसके अंदर आएंगे। धात्री माताएं जो है वो आएंगी। प्रेग्नेंट कोई महिला है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई महिला प्रेग्नेंट होती तो वो अगर आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड अपना अपने आप को करा दे, रजिस्ट्रेशन करा दे, तो वहां से बुनियादी चीजें जैसे दूध है या अन्य चीजें वहां से मिल जाती हैं। बच्चे के जन्म के बाद वैक्सीनेशन के लिए उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, आंगनवाड़ियों के माध्यम से वैक्सीनेशन भी जो है वो हो जाता है। इन सब उद्देश्यों से 1975 में इस योजना को शुरू किया गया था। तो ये आपको जो है वो याद रखना है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। फिर अगले पे आते हैं, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभी बहुत चर्चित है। जब 2018 में ये योजना आई उसके बाद क्या हुआ कि चुनाव हुए तो कांग्रेस की सत्ता आ गई, तो कांग्रेस ने संबल योजना को बंद कर दिया। फिर वापस बीजेपी आई तो उसने संबल योजना को फिर शुरू किया, इसलिए संबल योजना चर्चा में। पहला तो आपको दिख रहा है कि योजना का संचालन असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने। असंगठित का मतलब है कि जो किसी फैक्ट्री आदि से जुड़े ना हो। और हिंदुस्तान में 90% लेबर तो अनऑर्गेनाइज है। जो खेतों में काम कर रहा है वो भी असंगठित है, जो फुटपाथों पे ठेला लगा रहा है वो भी अनऑर्गेनाइज है, जो रोजमर्रा की दिहाड़ी कर रहा है वो भी जो है वो असंगठित है, अनऑर्गेनाइज लेबर है। अनऑर्गेनाइज लेबर का एक लाइन में समझो, जिसके कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते, जिसका कोई सैलरी फिक्स नहीं होता, जिसको कोई सैलरी के अलावा अदर अलाउंस और अलग चीजें नहीं मिल रही, वो सब असंगठित या अनऑर्गेनाइज जो है अगर कहा जाए वर्कर या लेबर में आता है। उनके लिए लेकर आए। योजना का संचालन असंगठित शहरी और ग्रामीण कर्मकार मंडल श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु सहायता के रूप में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, गलत है, 4 लाख। क्योंकि ये मैंने क्यों रखा, जनरली लोगों को 2 लाख रुपए वाला फिगर ही याद रहता है, ज्यादातर योजनाओं में सरकार 1 या 2 लाख के फिगर रखती है, इसमें 4 का। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना की शुरुआत 16 मई 2022 को, यानी 2.0, पहली वाली तो 2018 से है। यानी कोई पूछे योजना कब से है तो 2018, पर 2.0 कब से शुरू हुआ तो 2022 से। अगर हम यहाँ चले जाएं इसकी वेबसाइट को देखें, पहले तो समझें, तो आपको स्क्रीन के ऊपर संबल 2.0 दिख रहा है, लिखा है असंगठित। यहाँ पर आप पढ़िए कि पहले कौन चला रहा है। तो असंगठित शहरी ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है, वो देख रहा है। योजना में हम क्या देंगे, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य शासन द्वारा राज्यों के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ की गई थी। उस समय 2022 में इसका 2.0 आ गया। योजना अंतर्गत अंत्येष्टि के लिए 5,000 रुपए, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए, दुर्घटना मृत्यु में 4 लाख रुपए, आंशिक दिव्यांगता में 1 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल। यही क्वेश्चन आजकल, और कुछ नहीं आ रहा है, यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या क्या लाभ ले सकते हो, जैसे प्रश्न यही आ जाए, संबल योजना से लिया जा सकता है अंत्येष्टि सहायता लाभ, बिल्कुल। अनुग्रह सहायता लाभ, अनुग्रह सहायता, आंशिक अपंगता, अनुग्रह सहायता, स्थायी अपंगता, ये जो है वो अगर कहा जाए इससे लाभ ले सकते हैं। 4 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए योजना नहीं है।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए योजना है। अच्छे खासे आज मध्य प्रदेश के अंदर कितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम कर रहा है, तो आप इसमें ध्यान से देखिए। 1,68,26,918 लोग पंजीकृत हैं इसमें। आप खुद दिमाग लगाइए। यानी ये वो लोग हैं जो अवेयर हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है संबल में। मोटा मोटा माने तो 1,70,00,000, यूरोप के किसी बड़े देश की आबादी है इतनी। 1,70,00,000 लोग मध्य प्रदेश के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हैं, तभी तो उन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा है। प्रश्न ऐसे ही तो आते हैं आजकल, लगभग अगर कोई पूछ ले कैसे क्या होगा, तो ऑलरेडी जो है वो आपको दिख रहा, असंगठित कर्मकार कल्याण एक्ट 2003, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा एक्ट 2008 जैसे एक्ट का भी लाभ जो है वो इसमें मिल रहा है। अभी जो है अगर कहा जाए, आप फोटो को देखकर समझ पा रहे हैं कि किन फील्ड क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसे रहेंगी, और क्या क्या इसमें जो है वो आपको लाभ होगा, कैसे होगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ दूसरा, कि असंगठित क्षेत्र में श्रम विभाग से संबंधित, मध्य प्रदेश में जो है अगर कहा जाए श्रम विभाग से संबंधित जबरदस्ती योजनाएं चली। जबरदस्ती योजना मतलब उसका कारण ही है कि असंगठित क्षेत्र इसमें ज्यादा काम करता है, इसके लिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ ही पड़ गया होगा कि कैसे जो है वो पूछा जाएगा। फिर अगले के ऊपर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना का संचालन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कौन कौन सी, जैसे गांव की बेटी योजना ये चल रही, मतलब देखो इसको समझो। 12वीं तक की योजना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है, और जस्ट 12वीं के बाद की जो योजना है वो उच्च शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे गांव की बेटी योजना या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्रतिभा किरण योजना, प्रतिभा योजना, ये जो है वो याद रखिएगा। प्रतिभा नहीं, प्रतिभा किरण योजना और प्रतिभा योजना में अंतर है यहाँ पर। चौथा जो है अगर कहा जाए, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों को शोध हेतु छात्रवृत्ति। तो एक एक के ऊपर मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन क्या क्या देख रहा है ना। जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं कॉलेज की, वो तो देख ही रहा है। कभी जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई स्कॉलरशिप की योजना है, जैसे संस्कृत स्कॉलरशिप है या छात्रवृत्ति है या पीएचडी स्कॉलरशिप है, आंख बंद करके हायर एजुकेशन से अपन इसको लिंक कर सकते। अब एक एक पे बात करें, सबसे पहले अगर कहा जाए गांव की बेटी, तो गांव की बेटी योजना चल रही है 2005 से। ठीक है। एक्चुअल इसमें क्या है, सब है इसके अंदर, कोई भी आ सकता है, SC ST OBC जनरल, सब सबके लिए है। शर्त यह है कि फैमिली गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हो यानी BPL हो, बालिका के 12वीं कक्षा में 60% अंक आए, तो उसके बाद फिर जो है अगर कहा जाए वो उस योजना का लाभ ले सकती है। राज्य सरकार उसको जब शहर में पढ़ने के लिए जाती है 12वीं के बाद, तो प्रति माह जो है वो प्रोत्साहन राशि देती है। जैसे अगर कहा जाए वो 500 रुपये प्रति माह मिलते हैं इसमें, यानी 5,000 रुपये साल का सरकार दे रही है। इंजीनियरिंग कर रही है तो 750 रुपये महीने का उसमें मिलता है, कि कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। मायने रखता है, ऐसा नहीं है 750 रुपये भी मायने रखता, 7,500 रुपये भी जो है वो कहीं ना कहीं मायने तो जो है वो रखता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि साल में सरकार 5,000 से 7,500 रुपये तक का उसको जो है वो मतलब अनुदान कह लो अपन सरल भाषा में जो है वो दे रही है। तो गांव की बेटी योजना जो है वो यहाँ इसी से मिलती जुलती 2005 में जो अगर कहा जाए प्रतिभा किरण योजना। अब आप कहोगे प्रतिभा किरण और योजना और इसमें क्या अंतर है? अंतर केवल एक लाइन का, ऊपर वाली केवल और केवल रूरल इंडिया से जुड़ी हुई है, माने ग्रामीण भारत से। अब मध्य प्रदेश की तो आप मध्य प्रदेश ही याद रखिए। गांव में अगर कोई परिवार है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, 12वीं में 60% अंक लाया है, तो गांव की बेटी योजना का लाभ लेगा। वही परिवार शहर में रह रहा है, BPL है, और अगर कहा जाए कि 60% बच्ची ने जो है वो अंक उत्तीर्ण किए हैं, तो जो है अगर कहा जाए उसको प्रतिभा किरण योजना का जो है वो लाभ मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो है अगर कहा जाए ये इस तरह से है। तीसरा, अनुसूचित जनजाति जाति के छात्र छात्राओं को PhD के लिए, ये भी जो है वो अच्छी योजना है, स्कॉलरशिप मिलती है PhD के लिए। तो उसमें ये केवल और केवल SC ST के लिए है, 3 लाख रुपए से कम अगर पारिवारिक आय हो तो वो PhD के लिए स्कॉलरशिप सरकार जो है वो देती है। इसका स्कॉलरशिप की कितनी मिलती है वो बदलती रहती है। अभी जो अगर कहा जाए 16,000 रुपये प्रति माह, यानी उनकी जो वेबसाइट मैंने देखी थी उसमें ही लिखा था कि 16,000 रुपये प्रति माह से 1,92,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलती है। जब मैंने इसका वेबसाइट देखा तो उस पर तो इतना ही था आंकड़ा। अब वो बदलाव हो जाए तो वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर वहां लिखा था कि भाई हम 16,000 रुपये पर मंथ देंगे
और टोटल 1,92,000 रुपीज की स्कॉलरशिप जो है वो देंगे। इस तरह से हमें ये बात समझ पड़ी कि ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है वो योजनाएं हैं। और भी योजनाएं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, अगर आपको पूरी योजनाएं देखना है तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का आप वार्षिक प्रतिवेदन डाउनलोड कर लो, और उसके ऊपर से जो है वो आप योजनाओं की जो है लिस्ट तक जो है वो जा सकते हो। वहां से आपको और ज्यादा योजनाएं हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई मिल जाएंगी। बट जैसे मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे करके आपको खुद ही करा दूंगा पूरी, ठीक है, इस लेक्चर के बाद दूसरे वाले में, तो इसमें ही अपने तीन, अभी 10-12 योजनाएं तो आपकी ऐसे ही तैयार होगी यहाँ पर। अगले के ऊपर आते हैं, जैसे हाँ प्रतिभा योजना वो एक रह गई थी, वो मैं बता दूं। प्रतिभा योजना दिख रहा होगा, जनजाति कार्य विभाग की योजना है, 2016 में शुरू की गई। अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए जो है वो शुरू की गई। ये मैं भूल गया कि प्रतिभा योजना गलत है तो क्यों है, तो नीचे स्टिकर भी लगाया गया है कि प्रतिभा योजना गलत है तो क्यों है और किससे है, तो वहां ध्यान रखना। पता चले प्रतिभा योजना आ गई और प्रतिभाकरण के चक्कर में लगाया है तो गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। फिर अगला जो है अगर कहा जाए, जननी सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षित मातृ एवं शिशु के लिए वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई, बिल्कुल सही है। कई राज्यों ने हमारी इस योजना को जो है वो फॉलो किया। योजना के तहत पात्र हितग्राही को प्रसव पश्चात शहरी क्षेत्रों में 1,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,400 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में योजना का संचालन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है, ये भी सही है। योजना के अंतर्गत महिला के साथ आने वाला प्रेरक को, जो व्यक्ति कहे कि भाई आप सुरक्षित प्रसव कराओ, अगर आप दाई से कराओगे या गांव में कराओगे तो असुरक्षित प्रसव से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे ब्लीडिंग के कारण कई बार माँ और बच्चे को दोनों के जो है वो जान पर जो है वो खतरा बन सकता है। कई बार जब गर्भनाल काटी जाती है बच्चे की, तो जिस ब्लेड से या जिस भी औजार से हम उसको काट रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो सकता है, उससे जो है वो बच्चे को जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, माँ को इन्फेक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो पहले तो दाई वगैरह से अब तो ट्रेंड दाई भी आ गई, आशा उषा कार्यकर्ताओं को भी ट्रेंड किया जा रहा है, दाइयों को भी ट्रेंड किया जा रहा है, लेकिन वो बता सकते। तो प्रोत्साहन राशि अलग अलग है यहाँ पर, ये एक जैसी नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ये लगा हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट से लगा है मुझे, ये लिख रहा है कि अगर आप जो है प्रेरक, ये यहाँ से लिखें कि प्रेरक को शहरी क्षेत्र में 200 और ग्रामीण क्षेत्रों में 350 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्तमान में 81.70% प्रसव संस्था में हो रहे हैं। ये तो पुराना आंकड़ा है, ठीक है, ये पुराना आंकड़ा है, ये आपको 2005 की आंकड़ा है, तो ये वाला नहीं रखना हमको। नए आंकड़े के ऊपर आएंगे हम, सुरक्षित प्रसव के आंकड़े वो हम अलग से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की वेबसाइट से देखेंगे। तो संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए ये योजना हम लोग चला रहे हैं, अच्छी योजना है। इससे शिशु मृत्यु दर 0 to 1 ईयर, ठीक है, नियोनेटल जो है अगर कहा जाए डेथ रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट यानी मातृत्व मृत्यु दर, सब जो है अगर कहा जाए आंकड़े कम, ठीक है। तो मातृत्व मृत्यु दर देखो, शिशु मृत्यु दर याद रखिएगा 1,000 पे निकलेगी, और मातृत्व जो अगर कहा जाए मृत्यु दर 1 लाख के ऊपर निकलेगी। ये ध्यान रखना, 1 लाख बच्चों के जन्म के दौरान कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है, उससे मातृत्व मृत्यु दर एमएमआर निकलता है। एमएमआर एकमात्र ऐसा फिगर है जो 1 लाख पे निकलेगा, बाकी सब जो है वो 1,000 पे ही काउंट जो है वो होते हैं। फिर अगला है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2006 को की गई, बिल्कुल सही। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही। योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, बिल्कुल सही। योजना के अंतर्गत विवाह कार्यक्रम के दिन वधु को 5,500 रुपए का जो है वो 55, ऊपर गलत टाइप हो गया, 55,000 रुपए का अकाउंट पे चेक दिया जाता है, ये गलत। एक्चुअल पूरी योजना में मिलते 55,000 ही हैं। पहले इसमें 51,000 मिलते थे, अब वो 51,000 की राशि बढ़कर हो गई 55,000। पर 55,000 में से 49,000 महिला को आते हैं अकाउंट पे ही। अकाउंट पे इसलिए कि कोई मिसयूज ना करे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें आ गई हैं आजकल, कि भाई हम एक चेक दे देंगे, चेक के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिट कराएंगे, या डीबीटी के थ्रू भी करा सकते हैं, बट चेक के थ्रू ही ज्यादा हो रहा है उसी दिन, क्योंकि बांटना भी पड़ता है, फोटो भी खिंचवाना रहता है मंत्री जी को। तो योजना के अंतर्गत जो है वो 49,000, यहाँ थोड़ा सा नीचे चले जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें कि क्या कहता है, तो आपको ये ओरिजिनल जो है अगर कहा जाए इसका लेटर लगा हुआ है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विवाह संपन्न कराने पर प्रत्येक पात्र कन्या विधवा, अब देखो किस किस को लाभ मिल रहा है इसमें, यह एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह में कन्या को लाभ मिल सकता है, विधवा यानी कल्याणी, हमारे मध्य प्रदेश में हम कल्याणी बोलते हैं, परित्याग जो अगर कहा जाए, जिसके आगे वधु जो है, जिसे आगे वधु कहा गया है, को भी इसका लाभ मिलेगा। 55,000 रुपए का मान स्वीकृत किया गया। 49,000 रुपए अकाउंट पे एक चेक से उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और जो भी संस्था करा रही है विवाह, जो सामूहिक विवाह कराने वाली जो इंस्टीट्यूशन है, उसको 6,000 रुपए पर उसके हिसाब से पे कर दें। ऐसे 55,000 रुपए का ये प्रावधान, यही प्रावधान निकाह योजना में भी, यही प्रावधान कन्या विवाह योजना में है। इसमें तीन बातें जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। पहला कि ये योजना महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित नहीं, ये सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित योजना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब ही होता है जो सोशल सिक्योरिटी है, जैसे बीमा एक सोशल सिक्योरिटी होती है, हेल्थ एक सोशल सिक्योरिटी है, जितने भी डिसेबल्ड जो लोग हैं या दिव्यांग जन है उनसे संबंधित योजनाएं, ये सब सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है, इसको सोशल सिक्योरिटी में रखा जाएगा। तो जितनी भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं होती हैं, सामाजिक सुरक्षा ही दिख रही ना। आज एक बच्ची का जन्म होता है, पिता को सबसे पहले यही लगता है कि शादी कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब बड़ी होगी पैसा कहाँ से लाएंगे, दहेज कहाँ से जुटाएंगे। एक आम आदमी है, उसको टेंशन होती है कि अगर मुझे बीमार हो गया, कैंसर हो गया, फलाना रोग हो गया, तो मेरा इलाज कैसे होगा। एक वृद्ध व्यक्ति, उसको सबसे पहले क्या चिंता होती है कि अरे यार बुढ़ापे में मेरी पेंशन तो है नहीं, मेरा गुजारा कैसे चलेगा। उसको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। वृद्ध व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांग जन को सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, अगर कहा जाए अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं को भी सामाजिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इन सब के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार भी काम कर रहा है, और मध्य प्रदेश में भी इसके लिए बकायदा डिपार्टमेंट। तो कोई पूछे, जैसे इसी से मैं आपको लिंक कर दे रहा हूँ, ये तो हो गया मुख्यमंत्री कन्या विवाह, तो समझ पड़ गया। कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कौन चला रहा है, कोई पूछे कि अंत्येष्टि सहायता योजना कौन चला रहा है, कोई पूछे कि दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना कौन चला रहा है, कोई पूछे समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कौन चला रहा है। ऐसी जितनी जब योजनाएं चल रही, आंख बंद करके आपको यह आंसर करना है कि ये सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा चल रही। जैसे निशाक्त जन जो है, जिनको अपन दिव्यांग जन बोलते हैं, उनके लिए भी 2008 से दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना या निशाक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना चल रही, ये भी चल रही है यहाँ पर। उसमें अगर कहा जाए, ये कहा गया है कि जैसे मान के चलिए, ये भी एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, आ जाएगा कभी, कि निशाक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में आपसे पूछ लिया, तो 2008 से ये योजना चल रही। इस योजना की क्या खासियत है कि अगर मान के चलिए कोई युवक, जैसे अगर कहा जाए युवक और युवती हैं, दोनों निशाक्त या दिव्यांग हैं, तो अगर वो उनका विवाह रहा तो उस विवाह की स्थिति में 1 लाख रुपए की राशि जो है वो सरकार उसको देती है, मतलब सहायता के रूप में। वहीं अगर युवक के निशाक्त होने पर, अगर कोई सामान्य युवती से या युवती के निशाक्त होने पर कोई सामान्य युवक विवाह कर रहा है, यानी दोनों में से कोई एक चैलेंज्ड है, तब जो है प्रोत्साहन राशि बढ़कर हो जाएगी 2 लाख रुपए। याद रखिएगा, है ना, दोनों अगर हैं तो 1 लाख रुपए, एक है तो जो अगर कहा जाए 2 लाख रुपए जो है वो प्रोत्साहन राशि मिलेगी। लड़कियों की स्थिति में 18 साल आपने उम्र पूरी कर ली हो, लड़कों के लिए 21 साल पूरी कर ली हो, तो आ सकते हैं इसके लिए। सभी जगह है, सभी लोग इसके लिए पात्र हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक कास्ट जाति धर्म से संबंधित है, सभी के लिए बराबर। तो इस तरह से हमको ये बात समझ पड़ी कि दिव्यांग जनों के लिए भी एक योजना चल रही है, विधवाओं के लिए भी एक 2018 से अलग योजना चल रही है, उसको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि एक है मुख्यमंत्री कन्या विवाह, ये अलग है, दिव्यांग जन वाली योजना अलग है। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना जो है वो नाम से एक योजना अलग से मध्य प्रदेश शासन संचालित कर रही है 2018 से। ये भी आप जो है वो याद रखिएगा यहाँ पर। तो ऐसे सामाजिक न्याय जो विभाग है मध्य प्रदेश का, आज मुख्यमंत्री निकाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, दोनों के क्राइटेरिया आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिए। मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, इसका क्राइटेरिया जो है वो मैंने आपको बता दिया। मुख्यमंत्री जो है वो कल्याणी विवाह जो है वो योजना, क्राइटेरिया की जो जरूरत नहीं है यहाँ पर। और जितनी भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं 2018 में, एक्चुअल 2018 में काफी योजनाएं शुरू करी मध्य प्रदेश सरकार ने, तो मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना भी शुरू करी थी। ऐसे आप कितने सारे क्वेश्चंस आप कर सकते
अब अगला इसी का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया मैंने, एक इसी के लिए बनाया मुख्य जो, यानी अब हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम कितना पढ़ रहे हैं। तो लिखा है मुख्यमंत्री, अब प्रश्न को देखिए ना, ओलावृष्टि और असमय बारिश से फसल के कितने प्रतिशत नुकसान से प्रभावित किसान परिवार को की बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के लिए पात्र होगा। अब पहले तो इसको समझना पड़ेगा, है ना यहाँ पर। तो आंसर तो इसका 25% है। क्यों है, तो मैंने नीचे यहाँ पर आपको एक आर्टिकल इसका लगा दिया। पहले तो देखिए, बेसिक अगर कहा जाए कि मुख्यमंत्री जो कन्या विवाह योजना है, जब वो 2006 में मध्य प्रदेश शासन ने शुरू करा, तो वित्तीय सहायता के लिए इसको शुरू किया गया। इसमें कुछ क्राइटेरिया उन्होंने जो है वो तय कर दिया। उसमें उन्होंने ये भी कर दिया कि अगर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा किसान परिवार है जिसकी फसल ही बर्बाद हो गई, असमय जो अगर कहा जाए, वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन शर्त है कि 25% अगर कहा जाए फसल बर्बाद हुई हो, तो वो जो है अगर कहा जाए मतलब इसमें आ सकता है। वैसे तो जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, इसमें कोई आय का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, आय का कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन इसको अलग से इसलिए डाल दिया गया कि कम से कम जो है अगर कहा जाए इनको भी अलग से लाया जाए, लाभ मिले। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल आने लगे हैं। फिर है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 2017 में जो है वो शुरू की गई। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिख रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना प्रदेश की उच्च शिक्षा में मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री मेधावी योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई। इसकी नोडल विभाग है, हमेशा याद रखना, किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन कौन सी एजेंसी कर रही है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पता होगा तो नुकसान में रहेगी कहानी। तो इसमें नोडल एजेंसी जो है वो आपको दिख रहा होगा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग इसकी नोडल एजेंसी। योजना में वर्ष 2016 या उसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं में 70% या उससे अधिक, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे कुछ, उनके लिए ये भी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई। आज हायर एजुकेशन की आपने चार योजनाएं तो पढ़ी। ऐसी योजनाएं अगर आपको देखना हो तो आप क्या करो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ 1 मिनट के लिए रोककर, जिससे कि आपको कम से कम और क्वेश्चन इसके तैयार हो जाए ना। 1 मिनट लगेगा मुझे। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको एक एक उसकी है ना, खुद भी आप कर सकते हो। उच्च शिक्षा विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन है ये, 22-23 का। इसके बाद तो अपलोड ही नहीं किया उन्होंने, तो यही हमारे लिए अभी इतना भी पुराना नहीं है। यहाँ अगर हम चले जाएं तो हमको एक चीज पता चलती है कि क्या क्या जो अगर कहा जाए काम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करना है। जैसे सपोज मान के चलिए इसमें कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो उसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करना है, तो उसको तो ये क्वेश्चन आना ही। हो सकता है कि हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जो शिक्षा मंत्री रहे पहले, स्मृति पुरस्कार पूछ ले आपसे, या ये सब पूछ ले। गांव की बेटी प्रतिभाकरण, सैन्य छात्रवृत्ति योजना, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो यहां से आप जो, जैसे ये यहाँ पर मैंने देखा स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा योजना, इसको आप खुद जाके डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर जाके। खासकर वो बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम प्लान कर, उनको तो आना ही। वो सोचेंगे नहीं आएगा तो वो तो पूछेगा ही भाई, जब आपको जिस जगह जाना है तो वहां के रास्ते की जानकारी तो सबसे पहले पूछेगा। तो इसमें पूरा तो ना करें, तो आएंगे तो दो चार क्वेश्चन इसी प्रतिवेदन से जो बच्चे हैं उनको। इसको मैंने पहले, आप मेरा यूट्यूब का पुराना कोई वीडियो देखोगे 1-1.5 साल पहले, प्रतिवेदन पूरा मैंने यूट्यूब पे भी कराया। उसमें जाओगे तो इनमें योजनाएं कब से चल रही हैं, योजनाओं के लिए क्या फंडिंग आ रही है, वो सब। जैसे यहाँ पर लिखा है डॉक्टर हरि सिंह गौर स्मृति पुरस्कार 2015 से दे रहे हैं, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ स्मृति पुरस्कार, ये लिखा हुआ है पूरा। ऐसे ही जब आप नीचे जाओगे तो ये जैसे प्रतिभा किरण योजना लिखा ना, कि प्रतिभा किरण योजना वर्ष 2008-9 से इसको जो है वो शुरू किया गया। ये क्वेश्चन हो गया कि कब से शुरू हुई, तो 2008-9 से हुई। गांव की बेटी योजना तो 2005-6 से जो है वो गांव की बेटी योजना जो है शुरू की गई। ऐसे आप इन योजनाओं को, ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस उसका है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड। अगला है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। अब ये योजना बहुत खतरनाक है। आप कहोगे क्यों। कई बार क्या होता है कि किसी योजना के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, अब हम तुक्का जो लगाते हैं ना, वो योजना के आसपास घूमते हुए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कृषक मित्र दिख रहा है तो दिमाग एकदम से जाएगा कि यार कृषि कल्याण विभाग या कृषि विभाग से ही जुड़ी हुई होगी।
तो वो क्यों गलत होता है वो पहले समझे। पहले तो ये पढ़ लें कि ये योजना 21 सितंबर 2023 को शुरू की गई, ये सही। योजना का क्रियान्वयन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सॉरी कर रहा है, ये गलत है। ये ऊर्जा विभाग की, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की है, क्योंकि पंप सेट से संबंधित योजना। योजना के अंतर्गत कृषकों के समूह को स्थायी पंप कनेक्शन देने हेतु जो वितरण कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है मध्य प्रदेश में, वो अधोसंरचना निर्माण करेंगी। मतलब जैसे मान के चलिए, कोई इसको समझेंगे, कोई किसान है, वो कह रहा साहब मुझे तो 10 हाउस पावर का कनेक्शन चाहिए, तो उसके खेत तक बिजली कैसे आएगी, वो खंबे कैसे गड़ेंगे, उसको खेत तक जो है वो ट्रांसफार्मर कैसे आएगा, उस सब में कृषक मित्र योजना काम करेगी। और योजना का लाभ भूमिधारी कृषकों को दिया जाएगा। साफ सुथरी सी बात है, अगर आप किसी दूसरे की जमीन पे काम कर रहे हैं तो उस पे नहीं, जो भूमि धारक है वो आवेदन करेगा तब उसमें कदम उठाया जाए। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ये योजना का ओरिजिनल आपको दिख रहा है, लिखा है कि ऊर्जा विभाग कौन है, ऊर्जा विभाग 21/9/2023 को, यानी 21 सितंबर 2023 को शुरू हुई। कृषक स्थायी, नीचे लिखा है कि न्यूनतम 3 हाउस पावर या उससे अधिक क्षमता के कृषि पंप कनेक्शन हेतु वर्तमान में विद्यमान अधोसंरचना में 200 मीटर की अधिकतम दूरी तक 11 kV लाइन का विस्तार। कि भाई जैसे कोई एक मेन लाइन गई तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपके यहाँ तक कनेक्शन जो है वो ला के डाल देंगे, तो आप कम से कम पंप सेट से आप पानी जो है वो दे सकते हैं। ये है। ऑलरेडी एक योजना ये चल रही है, एक जो है वो कुसुम योजना चल रही है, पीएम कुसुम योजना। तो उसमें तो जो है वो अगर कहा जाए सोलर पैनल लगा दिया जाता है खेत में। कभी आप ऐसे पीएम कुसुम योजना, वो हमारी नहीं, वो भारत सरकार की, वो सोलर पैनल वाली। तो ऐसी योजनाएं भी एग्जाम में जो है अगर कहा जाए पंच होती हैं, आती। फिर अगला है संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सेवा तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जनजातीय कल्याण के लिए 3 हमने स्वरोजगार योजनाएं चलाई थी। ऐसे अनुसूचित जाति के लिए भी 3 योजनाएं थी। अगर आप नीचे जाएंगे यहाँ पर, ये सब मैं कराऊंगा आपको योजनाएं ना, 2 पार्ट में कराऊंगा, इसलिए मैं एक एक पार्ट में तो जो है वो नहीं करा सकता। होता क्या है कि एक पार्ट में कराओ तो आजकल क्या है, आपको इंस्टेंट चीजें चाहिए, 10 मिनट में। आप सब चाहते हैं कि 10 मिनट में बस योजना पढ़ा दे, उसी में से फंस जाए। वो संभव नहीं होता, मेरे लिए तो खासकर संभव नहीं, इसलिए मेरे वीडियो लेंदी रहते हैं, 2-2 घंटे के रहते हैं। कि मैं समझता हूँ कि 4 चीजें पढ़ो पर कंसेप्ट से पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है ना। 10 में से 4 क्वेश्चन बने पर सही बने, ठीक है, आधे जल गगरी छलकत जाए, कितना अपन करेंगे। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं, और भी हैं, सभी योजना करेंगे अपन एक एक करके, आकांक्षा वाकांक्षा सब करेंगे जितनी योजना है। हम यहाँ चले जाएं तो ये हम अनुसूचित जनजाति के लिए चले गए। तो अनुसूचित जनजाति में एक तो है संत रविदास स्वरोजगार योजना, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इस योजना के तहत उद्योग में, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे भगवान बिरसा मुंडा योजना, सेम के सेम योजना दो हैं। भगवान बिरसा मुंडा योजना नाम से जो योजना है, वैसी की वैसी अनुसूचित जाति में संत रविदास है, सेम सब कुछ। उद्योग के लिए 1 से 50, व्यवसाय के लिए 1 से 25। और जैसे वहां टंटिया मामा योजना है, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सेम। वहां भी 10,000 से 1 लाख है, यहाँ भी 10,000 से 1 लाख। तो ये योजना जो है वो चल रही है। आंसर अभी आप समझ ही गए होंगे कि क्या इसका होना है, कैसे क्या दिया जाएगा यहाँ। फिर अगला है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस योजना की शुरुआत 2012 में की गई, बिल्कुल सही। योजना के अंतर्गत 41 एकल तीर्थ और 9 युग्म, युग्म का मतलब है कि जहां पर पेयर में एक साथ ग्रुप हो। योजना के लिए पुरुष या महिला की आयु 60 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और योजना का क्रियान्वयन धार्मिक न्याय, न्यास एवं धर्मस्थ विभाग, पहले ये जो विभाग था धार्मिक न्याय और धर्मस्थ विभाग, इसके पास अपना कार्यालय से था नहीं, तो ये भोपाल से ऑपरेट हो रहा था जो है। अभी आपने शायद कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का वो सुना होगा स्टेटमेंट, ये भी क्वेश्चन आएगा आपको, इससे नहीं योजना से। अब ये पूरा ऑफिस ही ट्रांसफर हो रहा है उज्जैन, ठीक है। या अगर आप इंटरनेट पे टाइप करोगे तो मिल जाएगा, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्थ विभाग, ऐसे टाइप करो, मध्य प्रदेश धार्मिक न्याय एवं धर्मस्थ विभाग उज्जैन, इतना कीवर्ड जो है वो करोगे तो आपको पता चलेगा कि अब सरकार ने कह दी ये एक पहले ही डिपार्टमेंट होगा जो उज्जैन से ऑपरेट हो, बाकी सब तो जो है वो राजधानी से ऑपरेट होते हैं। तो ये जो है वो यहाँ पर देखो 9 जुलाई 2024 अभी की खबर है ना, यानी आपको अप टू डेट रहना है चीजों से। लिखा है उज्जैन स्थानांतरित होगा धार्मिक न्याय, यहाँ पर धर्मस्थ विभाग।
तो यहाँ पर एक बकायदा जो है वो अलग से जो दिख रहा है कि कैसे जो है वो हमारे बारे में लिखा हुआ है कि 81 में धार्मिक न्याय एवं धर्मस्थ विभाग जो का गठन हुआ, और कैसे जो है अगर कहा जाए ये काम कर रहा है। तो ये एक बकायदा पूरा डिपार्टमेंट है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा है पूरा। अपन अपन डिपार्टमेंट पे भी बात करेंगे। अब इसमें जो 60 साल वाला क्लॉज है उसको पहले समझ लें। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जनसंपर्क का ऑफिशियल है, तो उसी से लिया है, प्रश्न यहीं से आते हैं। यात्रा के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का चयन किया जाता है, पहला। महिलाओं के लिए 2 वर्ष की छूट है, यानी अगर कोई महिला 58 साल की है तो एलिजिबल है। जो नागरिक 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा दिव्यांग हैं उन्हें अपने साथ सहायक ले जाने की पात्रता है, ये भी याद रखना। तीर्थ यात्रा में भोजन, रहने की सुविधा, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क परिवहन सब होगा। आईआरसीटीसी इसमें मेन जो है अगर कहा जाए एजेंसी है जिसको साथ इन्होंने मिलाया। आईआरसीटीसी आप समझते होंगे, आपने भी कभी रेल टिकट बुक कराया होगा तो आईआरसीटीसी से ही कराया होगा। इसके अलावा आप अब वायु सुविधा भी इसमें दे रहे हैं। तो बकायदा बता रहा है कि आज हम अयोध्या, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कामाख्या, शिरडी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है ये दीक्षा भूमि आता है, क्वेश्चन कहाँ पर है, नागपुर। स्वर्ण मंदिर के लिए 35 ट्रेनों की व्यवस्था कराई गई है। 2023-24 में वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा भी शुरू की गई, यानी अभी शुरू की गई। और क्या क्या लाभ होगा, कैसे होगा, ये सब इसमें दिया हुआ। तो अब हमें ये बात समझ पड़ गई कि भाई ये योजना के अंदर आपकी 60 साल से अधिक यानी 60 साल पूरी हो जाना चाहिए आयु। महिला के रिस्पेक्ट में 2 साल, आप 58 वाला भी क्लॉज इसमें फिट जो है वो बेचेगा। ये विभाग धार्मिक न्याय एवं धर्मस्थ विभाग मध्य प्रदेश सरकार का ऑफिशियल डिपार्टमेंट दिख रहा है। कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, बहुत फेमस है प्राणनाथ जी का मंदिर पन्ना में, कोई होगा पन्ना का तो वो तो जानती है। लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन बहुत फेमस है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, सिंधु दर्शन योजना, ये सब कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश में कैसे हो रहा है उसको करने में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो ये आप इससे जो है अगर कहा जाए चीजों तक पहुंच सकते हैं, क्या प्रश्न जो है वो बनेगा, कैसे बनेगा। फिर अगले के ऊपर आते हैं, अटल ग्रह। ग्रह थोड़ा सा गलत लिखा गया, ग्रह वो वाला लिखा गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कई बार लिखते समय। ये ग्रह वो वाला ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है, इसको आप ऐसा वाला ग्रह कर लेना, है ना। यहाँ अटल ग्रह, छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना। अटल ग्रह ज्योति योजना का लाभ किन उपभोक्ताओं को दिया। अब एक्चुअली क्या है, योजना का लाभ तो 100 यूनिट तक मिल रहा है, मतलब योजना का लाभ 100 यूनिट तक मिल रहा है, लेकिन मिल किन किन को रहा है, जिनका 150 यूनिट तक खपत है उनको ही मिल रहा है। दोनों बातें अलग अलग है, कितने यूनिट तक लाभ मिलेगा, तो 100 यूनिट तक। और किन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनका 150 तक है, मतलब 100 यूनिट तो हमने 1 रुपए के हिसाब से दे दी, 100 यूनिट के 100 रुपए हो गए। फिर जो नॉर्मल टैरिफ है जैसे 10 रुपए है तो 50 यूनिट के हिसाब से 500, यानी टोटल बिल कितना आएगा, 600 रुपए। और अगर 151 यूनिट हो गई तो फिर जो है वो अगर कहा जाए 1510 रुपए बिल आएगा। समझ लो आप क्या है उसका उद्देश्य भी है कि लोग बिजली की बचत करना सीखे। तो 150 यूनिट तक लोग जो बिजली जला रहा है वो पात्र है, लेकिन लाभ सुई तक मिलेगा। इसलिए मैंने इसका नीचे स्ट्रिक ये लगवाया कि ऊर्जा मंत्री श्री, अभी का ये 12 जुलाई 2024 का जो है वो जनसंपर्क का मैंने वो लिया है। लिखा है कि अटल कृषि ज्योति जो अगर कहा जाए योजना, एक ये अटल कृषि ज्योति योजना है और दूसरा है अटल गृह ज्योति योजना। तो लिख रहा है कि अटल गृह ज्योति योजना प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जाएगा जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है। ऐसे उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की खपत पर अधिकतम 100 रुपए बिल दिया जाएगा और अंतरराशि सब्सिडी का वितरण कर जो है वो बाकी जो 101 से 150 में जो भी टैरिफ है, जैसे अभी अपन ने आइडियल कहा कि 10 रुपए टैरिफ है तो वो लगा। तो यहाँ पर ये बकायदा आपको ये पता, दोनों प्रश्नों के बीच का गैप पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या करना चाह रहा है। वो प्रश्न अगर आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो क्वेश्चन में जो है वो पूछना क्या चाह रहा है, तो फिर जो है वो क्वेश्चन पूरा के पूरा बिगड़ जाएगा। मतलब इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो वन लाइन फैक्ट वाला जो कंसेप्ट है, एग्जाम वाले थक चुके हैं वन लाइन फैक्ट पूछ पूछ के, कितना पूछेंगे आपसे वन लाइन पे, रोज दिन भर तो वन लाइन जो है वो फैक्ट नहीं पूछ सकते। तो कुछ उनको उससे ऊपर जाना है, तो ऊपर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो यही यही तरीका है उनका जाने का कि वो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पंच करे। तो अटल गृह, ध्यान है देखो पहले, अभी आपने कितनी योजनाएं, मतलब आइडियल केसेस में अभी आपने ऊर्जा विभाग की कितनी योजनाएं पढ़ ली, 3। पहली मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, वो पंप सेट वाली योजना हो गई। दूसरी अटल गृह ज्योति योजना, ये हो गई। और तीसरी लिखी है अटल जो अगर कहा जाए किसान ज्योति योजना।
अटल किसान ज्योति योजना भी मैं बता देता हूँ। अटल किसान ज्योति योजना के तहत 10 हाउस पावर तक के मतलब पंप सेट है, उनमें जो है अगर कहा जाए, जो मतलब सरकार जो अगर कहा जाए कि ये सेट कर लेगी कि 750 रुपये जो है वो प्रति हाउस पावर की दर से जो है वो विद्युत उनको उपलब्ध करा देती है। वो तो कभी नहीं आएगा कि कितने रुपए हाउस पावर से कराएगी, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि कितने हाउस पावर तक के पंप सेट के लिए अटल किसान ज्योति योजना लाई गई। तो 10 हाउस पावर। अब 25 हाउस पावर का लगा रहे तो आपको लाभ जो है वो मिलने वाला नहीं। ये आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना का संचालन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नहीं किया जा रहा? आकांक्षा योजना ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि अगर मान के चलिए कोई बच्ची है या बच्चा है जो 12th के बाद सोचता है कि मैं कंपटीशन की तैयारी करूं, नीट की तैयारी करूं, क्लैट की तैयारी करूं, यूपीएससी की तैयारी करूं, ऐसी कोई अगर उसको लग रहा है कि मैं तैयारी करूं, तो वो आकांक्षा योजना का लाभ ले सकता है ना। नीट है, ठीक है, एनईटी है, जेई है, क्लैट है, इस तरह की किसी योजना का लाभ के लिए ये लाभ जो है वो ले सकता है। अच्छे किसी रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन में अगर वो जाना चाहता है तो वहां पर आकांक्षा योजना का लाभ लेगा। क्या दूसरा, मतलब मेन तो यही याद रखिएगा ना, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए जो है फंड, तो ये तो है ही है। दूसरा, मुख्यमंत्री राशन है आपके द्वार योजना, ये भी हमको मालूम है, ये भी अनुसूचित जो है वो जनजाति से जुड़ी। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा ऊपर चले जाएं। यहाँ पर हम चले गए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के लिए। बस एक सेकंड, ये सब यहाँ। अब आपको ध्यान से देखिए, इसको पढ़ेंगे तो समझ पड़े। प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य की दुकानों में आश्रित ग्रामों के पात्र परिवार का मतलब है कि अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ पात्र परिवार। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे मुख्यमंत्री राशन, तो आपको समझ पड़ेगा कि प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में उचित मूल्य की दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को के ग्राम में राशन की सामग्री वितरण करने के लिए भाई जा नहीं सकते कहीं, तो एक गाड़ी आएगी टाइम टू टाइम, जो भी उसके शेड्यूल्स होंगे, उस गाड़ी से उनको जो है वो राशन जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ। उसके लिए जो है अगर कहा जाए ये योजना लाए। लिखा है कि उपचुनाव की आचार संहिता को छोड़कर नवंबर 2021 में जो है लागू की जाएगी। ये हमारे लिए काम का हो गया। कैसे, किसको पात्र, क्या परिवार होंगे, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा, समझ पड़ गया होगा कि कैसे जो है वो इसमें जो है वो लाभ किसको मिले। फिर तीसरी जो है वो अगर कहा जाए है आहार अनुदान। तो आहार अनुदान योजना भी आपको मालूम होगा कि पहले जो आहार अनुदान योजना में भी 1,000 रुपये, जैसे अभी एक फॉरेस्ट का पेपर हुआ तो उसमें ये बात साफ थी फॉरेस्ट के पेपर में कि आप 2022-23 का पूछ रहे हैं, अभी 24 का नहीं पूछ रहे। अभी मुख्यमंत्री, अब यहाँ पर देखो सामने, अभी आप श्री मोहन यादव जी को देखो, कितना समय हो गया, साल भर तो नहीं हो गया, अभी तो 6 महीने हुए। इसीलिए वो 180 दिन का उन्होंने अपना जो है वो स्कोर कार्ड जो है वो रखा है राज्य के सामने। वहां क्या लिख रहा है कि विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा भारिया सहारिया को अब हर महीने मिल रहा है 1,500 रुपए। अब पहले नहीं मिल रहा था 2022-23। तो फॉरेस्ट में 2022-23 का आंकड़ा पूछ रहा है, कोष्टक में लिख रहा है, कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट कर दे। तो तीन जो हमारे यहाँ अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं उनको जो है वो अगर कहा जाए कि बुनियादी, खासकर उनकी जो महिलाएं हैं उनको वित्त पोषण मिल जाए और पोषण स्तर उनका ठीक हो जाए। न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन का बड़ा चैलेंज है ट्राइब्स के अंदर। उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार बहुत प्रयास जो है कर रही है। तो हमें दिख रहा है कि 1,500 रुपये, अब 1,500 रुपये, पहले 1,000 रुपये। तो वहां देखना है कि 2024 में कितना मिलेगा। पूछ रहा है कि 2022 का पूछ। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना मैंने कई बार जो है वो आपको पहले भी बता दिया कि एक्चुअल प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लाई गई है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। ठीक है, मतलब जो अनुसूचित जाति जो वर्ग है हमारा, उस वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमने प्रधानमंत्री, और ऐसे गांव जहां 50% प्लस जनजाति अनुसूचित जाति की आबादी, 50% प्लस। तो अगर हम जो है अगर कहा जाए कि ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाए तो यहाँ लिखा ही हुआ है कि ये योजना कब से शुरू करी गई, क्या, ये तो खैर नहीं आता। भारत सरकार की जो योजनाएं कब कब शुरू हुई, आप मान के चलिए कि वो ज्यादा जो है वो नहीं पूछते। लेकिन लाभ किसको मिलेगा, तो आप चाहो तो इसमें से पीआईबी से उसको उठा सकते हो। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, ये आपको दिख रहा होगा,
बकायदा जो है वो 2009-10 से जो है वो योजना के बारे में लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे गांव जहां 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इस योजना का जो है वो संचालन जो है वो किया जा रहा है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये योजना जो है वो संचालित की जा रही है। वापस आ जाते हैं अपन यहीं तक। तो ये तो अपने को समझ पड़ गई। फिर अगले मतलब ये अनुसूचित जाति से हो गई। फिर अगली योजना के ऊपर जैसे बढ़े यहाँ से ये, अच्छा हो ही गई खत्म। तो आज अगर कहा जाए कि इतना हमारे दिमाग में ये साफ सेट है कि लगभग हमने मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 25+ योजनाओं को देखा होगा। और अगर किसी को एमबीबीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर की अच्छी हेल्दी टेस्ट सीरीज चाहिए, अच्छी, तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट ये है सबसे बड़ा कि इसमें आपको करंट अफेयर्स भी लगातार मिलता रहेगा आपके एग्जाम पे। 6 महीने की वैलिडिटी रहती है इसकी, तो 6 महीने तक अभी आपके जो भी एग्जाम्स हैं उसमें करंट अफेयर्स मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, वो है। और टेस्ट यूनिक है, जैसे ये योजना है ना ऐसे ही टेस्ट है, कोई कट पेस्ट टेस्ट तो हम बनाते ही नहीं। तो कभी मन करे तो ये ले सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसका ऐसा अमाउंट भी नहीं है, आप अफोर्ड भी कर सकते हो आसानी से। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। और जस्ट वेट करिए अब 2-3 दिन का, तो एक पार्ट 2 इसका आएगा योजना का। तो कम से कम जो है वो आपकी आज के उसमें 20-25 योजना तैयार करी, दूसरे वाले में 20-25, तो 50 योजनाओं के साथ हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी को।